हेलो बच्चों, मैं हूँ हार्दिक आपका मैथ ट्यूटर। आज हम पढ़ते हैं क्लास 11 के चैप्टर 1 को, जो कि है सेट्स। हिंदी में इसे कहा जाता है समुच्चय। इस चैप्टर को हम आर डी शर्मा बुक से कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं सेट होता क्या है। ठीक है, हम देखते हैं सेट हमारा क्या भी होता है। कोई भी कलेक्शन, कोई भी ग्रुप, कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें ढेर सारे थिंग्स प्रेजेंट हों, अगर वो वेल डिफाइंड मैनर में है, अगर वो अच्छे से एक-एक बात को बता पा रहा है कि इसमें इतनी ही चीज़ें हैं या इतने ही लोग हैं, तो वो कहलाता है सेट्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन आर सेट्स। अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है? अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। जैसे द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ सेट। अब कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स क्या होता है बेटे? हम जानते हैं 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है? क्लियरली हमें पता है कलेक्शन ऑफ वॉवेल यही 5 ही होते हैं। तो इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जो कि सेट कहलाएगा। ठीक है? लेकिन अगर मैं कह दूँ कि नंबर ऑफ गुड टीचर इन द होल वर्ल्ड, तो ये बताओ क्या आप काउंट कर सकते हो कि इस दुनिया में अच्छे टीचर कितने हैं? ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये कलेक्शन क्या हो जाएगा? सेट नहीं होगा। ठीक है? ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि x इज़ सच दैट, मतलब कि x ऐसा है, x लेस देन 3, x की वैल्यू 3 से छोटी है, या x लेस देन कुछ भी लिखा जा सकता है इसमें, एनीथिंग। और x बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। तो 3 से छोटा 2 ही नेचुरल नंबर है, 1 और 2 है। ठीक है? तो यहाँ पे ये भी वेल डिफाइंड है, हमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो इसलिए ये भी सेट है। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि आपको क्या करना है, ढेर सारे गुड क्रिकेटर प्लेयर को इकट्ठा करना है पूरे वर्ल्ड में, तो क्या आप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। वे वेग है बेटा, वेग मतलब अस्पष्ट, एंड इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, बट द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया इज़ नॉट ए सेट बिकॉज़ गुड क्रिकेट प्लेयर इज़ वेग एंड इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ऐसे ही अच्छे बच्चों का मैं बात करूँ किसी स्कूल में, तो वो भी वेल डिफाइंड नहीं है, बहुत ढेर सारे बच्चे होंगे। लेकिन अगर क्लास में बात करो अच्छे बच्चों का, तो वो वेल डिफाइंड है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमें बताना होगा किस रिस्पेक्ट में हम अच्छे होने की बात कर रहे हैं उसके। ठीक है? अब इस आधार पे हमने एक सेंटेंस समझा है, वो क्या होगा कि एवरी सेट इज़ ए कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज़ नॉट नेसेसरली ए सेट। मतलब दुनिया के जितने भी सेट हैं वो सब के सब कलेक्शन होंगे, लेकिन जो कलेक्शन है सारे के सारे वो ज़रूरी नहीं है कि सेट हो। ठीक है? सेट मतलब समुच्चय होता है बेटा। ऐसे कुछ ज़रूरी समुच्चय या कुछ ज़रूरी सेट हम देखते हैं जो जनरली यूज़ किया जाता है। कैपिटल एन को कहा जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जेड को कहा जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड प्लस प्लस यहाँ लगा हुआ मतलब पॉजिटिव होने की बात कर रहे हैं, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्यू ऑलवेज जानते हो आप 9-10 से ही कि सेट ऑफ रेशनल नंबर है। क्यू प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर क्यू की पावर सी की मैं बात करूँ तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। आर क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर प्लस है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। और सी होगा हमारा सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है? और भी नंबर है, डब्लू है सेट ऑफ होल नंबर्स, है ना? ऐसे तमाम नंबर्स हैं अभी। क्या हो जाएगा? पहला इसमें हम देखते हैं अब आगे कि किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ मेथड दिए गए हैं, जिसमें से पहला फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म, जिसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हिंदी में भी रोस्टर फॉर्म ही कहते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म को हिंदी में कहा जाता है समुच्चय निर्माण विधि। ये सेशन हम ऐसे रखेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे समझ सकें अच्छे से। वर्डिंग सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, बाकी जो मैं पढ़ाऊंगा वो हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है? अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है बेटा? रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है? रोस्टर फॉर्म को डिस्क्राइब करते वक्त हम ऐसा करते हैं किसी भी सेट में कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं सबको कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखेंगे, और उन सबको कॉमा का लगा लगा के क्या कर देंगे? सेपरेट कर लेंगे। जैसे मैंने अभी कहा
कि ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो टोटल 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? तो मैं कॉमा लगा के इनको क्या कर दिया, लिख दिया 5 के पाँचों को। तो यही हमारा रोस्टर फॉर्म है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ कि नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, तो हो जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8, ऐसे ही कॉमा लगा करके, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं लिख दूँ नेगेटिव इंटीजर्स, तो यहाँ हो जाएगा ऐसे -4, -3, -2, -1, ये सब मैं कॉमा लगा के सारे एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ, ठीक है? ऐसे तमाम सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ कि ऐसा कुछ हमें लिखना चाहिए कि x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जहाँ x बिलोंग्स टू है हमारा रियल नंबर, ठीक है? तो x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो ऐसे कितने x होंगे हमारे? इस ऐसे में तो हमारा सिर्फ एक ही पॉसिबल है और वो क्या है, -5, तो यहाँ आ जाएगा -5, ठीक है? तमाम चीज़ें ऐसे हम कर सकते हैं अपने मन से। तो रोस्टर फॉर्म में इतना याद रखना है कि इसमें कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ़ और सिर्फ सेपरेट किया जाता है कॉमा लगा कर के, ठीक है? और अलग-अलग एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सेट ऑफ वॉवेल्स में बी डिस्क्राइब्ड एज़ ऐसे, है ना? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर हो गया 2, 4, 6, 8 फलाना-ढिमकाना पता नहीं क्या-क्या और आगे देखते हैं, द ऑर्डर मेक्स नो डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ बच्चे हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं इसमें। कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू मैंने लिखा, मैं लिख दूँ ई, ए, आई, ओ, यू या आई, ओ, ए, ई, यू या यू, ए, ई, आई, ओ, तो फिर क्या ये अलग हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब के ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो और वो सारे के सारे क्या कहलाएँगे? सेम कहलाएँगे, क्योंकि उनसे कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता सेट में। अरे भाई! मैं अगर कहूँ कि एक कमरे में राम और श्याम हैं, ठीक है? तो क्या मैं यहाँ कह रहा हूँ कि राम दाएँ बैठा है और श्याम बाएँ बैठा है? राम चाहे जहाँ बैठा रहेगा तो वो उस कमरे में ही, वो तो उन दोनों का सेट है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऐसे ही हो जाएगा। इसीलिए ऑर्डर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ऑल्सो द रिपिटिशन हैज़ नो इफ़ेक्ट। अब देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर कई बार आया है, तो भी हमें समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रिपीट होने से वो कोई प्रभाव नहीं डालता। एक नंबर को एक ही बार लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट में, या सेट को जब डिस्क्राइब करने के लिए हम दोनों फॉर्म लिखते हैं या जो भी लिखते हैं, तो उसमें रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक नंबर को एक ही बार लिखते हैं, चाहे वो जितनी बार आया हो, डज़न्ट मैटर, ठीक है? तो रिपीटिशन से क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जैसे देखो मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 3, तो 3, 3 2 बार आया है, तो 50 बार लिखोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और 2 बार लिखा है तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो सीधे-सीधे एक ही बार लिख दो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब भी कुछ लिखा जाता है, तो ये मेक श्योर करना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं, सब सिंगल-सिंगल लिखे गए हों, ठीक है? अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है? इसमें जैसे यहाँ बीच-बीच में मैंने कहीं-कहीं लिखा है एक्स इज़ सच दैट, ऐसा कुछ करके लिखा जाता है। पहले लिखा रहेगा एक्स इज़ सच दैट, इस एक्स इस प्रकार है कि, उसके बाद एक्स से रिलेटेड कोई कंडीशन दिया रहेगा, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा, है ना? तो वैसे दिया रहता है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल है, एक्स इज़ सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, ठीक? एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं इसे। ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन अगर इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट, 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 डॉट एंड सो ऑन, ठीक? ऐसा हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में इसको। ऐसे ही है, एक्स इज़ सच दैट एक्स लेस देन ऑर इक्वल 11, मतलब एक्स इस प्रकार है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 11 से छोटी या 11 के इक्वल है। तो ऐसे ढेर सारे नंबर पॉसिबल हैं, ठीक? ऐसे ही x इज़ इक्वल टू 2n, जहाँ पे जो हमारा n है वो नेचुरल नंबर्स है, ठीक है? तो यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पुट करते जाएँगे, तो जो स्मॉल x है उसकी वैल्यू आती चली जाएगी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही, है ना? तो सेट बिल्डर फॉर्म इसी तरीके से लिखा जाता है, इसमें ढेर सारे कंडीशन दिए रहेंगे, आपको बस क्या करना है, सच दैट करके लिखते चले जाना है। एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे क्या है, कैसे है ना?
आगे क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कई टाइप्स के होते हैं जनरली। पहला सेट है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या है बेटे, जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट हो ही ना, मतलब इफ इट हैज नो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट हो, सही से कोई एलिमेंट ना हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो सेट कहलाएगा या तो एम्प्टी सेट कहलाएगा, या तो नल सेट कहलाएगा, या तो वाइड सेट कहलाएगा। ठीक है, तीन के तीनों एक ही है, एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। ठीक है, इफ इट हैज नो एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड एम्प्टी, नल और वाइड सेट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटे फाई से। एम्प्टी सेट बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, है ना, नल सेट है ये। अब क्या हो जाएगा, जैसे देखिए x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है ना, सच दैट, इस प्रकार कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर इक्वल -2। क्या x की किसी रियल वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। ये तब पॉसिबल है जब यहाँ पे हम क्या पुट करें, इमेजिनरी वैल्यू पुट करें, आयोटा में वैल्यू पुट करें, तो उसी का स्क्वायर नेगेटिव आता है, अदरवाइज रियल वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। तो अगर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो यहाँ पे ये नेगेटिव कभी भी हो नहीं सकता, इसीलिए ये आ गया हमारा क्या, फाई आ गया, है ना, इसीलिए ये एक नल सेट होगा। ऐसे ही x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, इस प्रकार कि x की जो वैल्यू है वो 5 और 6 के बीच में है। अब 5 और 6 के बीच में x की जो वैल्यू होगी वो जनरली क्या होगी, 5.1, 5.2, 5.3, ऐसे ही होता चला जाएगा 5.999 तक, है ना। तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं है, नेचुरल नंबर कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यही सब होते हैं नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये भी एक नल सेट होगा। ठीक है, ऐसे ही x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक, ग्रेटर देन 2, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन है, एक लौता 2 है, लेकिन वो कह रहा है कि ग्रेटर देन 2 बताना है। 2 से बड़ा कोई भी नंबर, प्राइम नंबर जो है इवन होगा ही नहीं। एक लौता पूरे प्राइम नंबर की लिस्ट में, सेट में सिर्फ 2 ही ऐसा है जो क्या है, इवन है, इसके अलावा और कोई इवन नहीं है। तो ये भी एक नल सेट हो जाएगा, मतलब कोई ऐसा सेट जिसकी जो एलिमेंट है वो जीरो हो, मतलब वो डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। ऐसे ही हो जाएगा हमारा, लोग सिंगल्टन कहते हैं लेकिन सही सही है सिंगल्टन ही है, तो सिंगल्टन जनरली इसे कहा जाता है। तो ये कौन सा सेट है, सिंगल्टन सेट। अब सिंगल्टन सेट नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंगल। ठीक है, सिंगल क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जब किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, क्या हो, 1, मतलब एक ही एलिमेंट मौजूद हो इसमें, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा सेट कहलाएगा वो कहलाएगा सिंगलटन सेट। ठीक, तो इसमें जैसे दिया गया है हमारा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x हमारा नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, अब x के नेचुरल वैल्यू में से सिर्फ एक लौता एक ही वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल 9 वाला, और वो होता है एक्स इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, सिर्फ 3 को पुट करने पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल 9 आएगा, अदरवाइज 9 नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसके सिर्फ एक ही एलिमेंट होंगे सेट में, इसीलिए ये सेट कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। अगर मैं बोलूँ x इज सच दैट x इज ए इवन प्राइम नंबर, x इज एन इवन प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 आएगा, क्योंकि 2 ही इकलौता ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसे ही अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट के बारे में। हमारा जो सेट है वो फाइनाइट सेट कब कहलाएगा, इधर वाइड सेट और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड, मतलब काउंटेड लेबल्ड बाई कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब या तो वो सेट वाइड होना चाहिए, नल या एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, या तो इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड, इसके जो एलिमेंट है वो क्या हो सके, गिने जा सके, जो भी उसमें है, काउंटेड मतलब गिने जा सके, लेबल्ड मतलब उस पर लिखा गया हो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ, है ना, मतलब उन्हें इजीली गिना जा सके, तो वो कहलाएंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, और जिनमें हम गिन नहीं सकते वो कैसे इनफाइनाइट सेट है।
अब देखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, मतलब किसी भी फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या कहलाता है। तो कार्डिनल नंबर बेटा कुछ नहीं होता, नंबर ऑफ एलिमेंट को ही कार्डिनल नंबर कहते हैं किसी भी फाइनाइट सेट में। और इसको जनरली रिप्रेजेंट किया, जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है, तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से, और इसी को कहा जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर फाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 एन, मतलब कि इसमें हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट नहीं कर सकते, अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर सकते, एक तरीके से उन्हें गिन ही नहीं सकते सही मायने में। जैसे देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने पॉइंट्स हैं उन सबका सेट। क्या आप सारे से पॉइंट को गिन पाओगे? आपको खुद ही नहीं पता है कितने पॉइंट्स हैं, वो विजुअल है ही नहीं, सही है ना। ऐसे सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में इनफाइनाइट लाइन्स पॉसिबल हैं, आप नहीं काउंट कर सकते उसे। x बिलोंग्स टू, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इस प्रकार है कि x एक रियल नंबर है और x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में कितने वैल्यू पॉसिबल हैं आप खुद ही समझ लो। 0 पॉइंट करके समथिंग 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 करके 1 से छोटे में हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है किन्हीं भी दो डिजिट के बीच में। ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में there are infinite possibilities, so that's why you can't count them, and hence we can say that it is part of infinite set. Okay, because we can't list their elements by natural number 1 2 3 dot 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 infinite. Now we discussed equivalent set. ठीक, कुछ इसमें जो सेट का टाइप है इक्विवेलेंट सेट में, उसमें सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि हम सिर्फ तुलना कर सकें उसका, ऐसा सेट होना चाहिए। ठीक है, कंपेरेबल सेट। ठीक, तो दो सेट कभी भी इक्विवेलेंट या कंपेरेबल कब होगा, जब दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या हो, सेम हो। क्या हो, सेम हो, तो वो हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट सेट। तो अगर कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, अगर इसमें जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट इसमें भी हैं, तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3 है कोई सेट ए, और यहाँ पे बी हमारा हो जाएगा कितना, ए बी सी, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। ठीक है, ऐसे ही इक्वल सेट क्या करते हैं हम, इक्वल सेट होगा एवरी एलिमेंट, जो कीवर्ड्स होते हैं मैंने सिर्फ उसे ही लिखा है, इसे बहुत फैशनेबल तरीके से नहीं लिखा हूँ मैं, जो मेन लाइन है, जो मेन पॉइंट है, जो आपको रिमेंबर रखना है वही लिखा हूँ मैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज मेंबर ऑफ ए, ये मेंबर है, नंबर नहीं। ठीक, मतलब कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में होने चाहिए, और बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो ए में होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन दोनों में आगे पीछे करके इधर उधर सब वही सारे नंबर्स घुमा फिरा के लिखे हुए होने चाहिए, तब वो कहलाएगा इक्वल सेट। मतलब कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी सेम होना चाहिए, प्लस जो नंबर्स हैं वो भी सेम होना चाहिए। इसमें जितने एलिमेंट्स हैं जो वो सारे उसमें होने चाहिए, और उसमें जो है वो सारे इसमें होने चाहिए, तभी वो इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे ए इक्वल 1 2 3 4 दिया है, बी इक्वल 3 2 4 1। अब देखो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, लेकिन है वही, घुमा फिरा के वही आगे पीछे करके दिया कॉमा लगा के, बिकॉज जो ऑर्डर है वो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है ना, ऑर्डर मेक्स नो डिफरेंस, दैट्स वाई यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। इसका जो एक्सरसाइज है 1.1 अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें ताकि वो अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकें। थैंक यू।